Rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is safe and sound. Today we are going to study some of the methods which are used to measure economic development. Now first things first, I have told you in one of my earlier videos what's economic development. So first point refers to that. It's a bit of revision. Economic development is a process of improvement in the living standard of the people, and it's a process of change over a long period of time. कि economic development वो process होता है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जो है वो लोगों का इम्प्रूव होता है, और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं होती. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो या वो सेटिस्फैक्ट्री आपको सिचुएशन शो करता हो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. तो हर एक के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं, ठीक है. इसीलिए ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि देयर आर सेवरल क्राइटेरिया टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट नन प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्ट्री एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड दिस मेक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इस इशू को फिर मेजर करना, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उनके अपने फ़ायदे नुकसानात हैं. दिस इज़ वाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स issue. Over here I have in a diagrammatic form shown you that there are many possible measures of economic development. बहुत सारे social indicators होते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी country में development की क्या speed है, क्या pace है. लेकिन उन बहुत सारों में से मैंने यहाँ 6 और 7 approximately लिए हैं, जो हैं per capita real income, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेसेस भी होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक तरीका है, इकोनॉमिक वेलफेयर को एज एन इंडेक्स भी देखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और ऑक्यूपेशनल पैटर्न में जो भी चेंजेस होती हैं उसके थ्रू भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है, और नेशनल इनकम को भी हम एज अ मेजर देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. अब इनमें से वन बाय वन हम एक एक को ब्रीफली स्टडी करेंगे. ज़्यादा डिटेल में मेरी कोशिश है कि मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कराऊं, लिहाजा बाकियों पर ब्रीफली काम किया गया है. तो अब सबसे पहले मेथड को पढ़ लेते हैं, नेशनल इनकम एज ए मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, नेशनल इनकम को भी एज एक मेजर लिया जा सकता है, उससे भी डेवलपमेंट को स्टडी किया जा सकता है कि किसी कंट्री ने डेवलपमेंट की है कि नहीं. लेकिन इसके लिए हम क्या देखते हैं, रियल जीएनपी. इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, इट सेज इंक्रीज इन कंट्रीज रियल जीएनपी इज टेकन एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट. Rising GNP means a country is developing. अब GNP आप सबको पता है, इट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और रियल GNP क्या होती है? रियल GNP का फॉर्मूला है, आपने डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नॉमिनल GNP को जब उसके डिफ्लेटर पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रियल जीएनपी आ जाती है. और रियल जीएनपी जो है वो मेजर करती है एवरेज राइज इन प्राइसेस इन द कंट्री ओवर द बेस ईयर. ठीक है, आई विल रिपीट, रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर. ठीक है, नॉमिनल जीएनपी क्या था? नॉमिनल जीएनपी तो वो होता है जो करंट प्राइसेस पे मेजर किया जा सकता है. तो करंट प्राइसेस के जीएनपी को जब आप डिफ्लेटर पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास रियल जीएनपी आ जाता है. उसमें से राइजिंग प्राइसेस का इफेक्ट निकल चुका होता है, यानी उसको एडजस्ट हम कर लेते हैं इन्फ्लेशन के लिए. तो अगर आपके पास मुख्तलिफ सालों की रियल जीएनपी मौजूद है तो उसको आपस में एक कंट्री की डिफरेंट सालों में भी आप कर देख सकते हैं, और एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं. इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कंट्री ने इकोनॉमिकली डेवलप किया है या नहीं. तो ये एक मेथड है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. लेकिन इस मेथड के ड्रॉबैक्स हैं. देखिए, फर्स्ट ड्रॉबैक मैंने लिखा है, इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट like pollution, overcrowding, urbanization, pain and sacrifices, etc. जब
जीएनपी कब बढ़ती है? जीएनपी तब बढ़ेगी जब आपकी कंट्री में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। वो क्या हैं, यहाँ मैंने मेंशन किए थे। पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, अर्बनाइजेशन, लोग ज़्यादा शहरों की तरफ आते हैं और शहरी बजाते खुद बहुत सारे पेन्स एंड सेक्रीफाइसेस साइकोलॉजिकली और फिज़िकली एनवायरनमेंट के एतबार से बहुत सारे पेन्स एंड सेक्रीफाइसेस पूरी सोसाइटी को और आपकी लेबर क्लास को झेलने पड़ते हैं। लेकिन हम जब रियल जीएनपी देखते हैं तो रियल जीएनपी की कैलकुलेशन में ये फैक्टर्स कहीं से भी नहीं आते, ठीक है। तो एक कंट्री का जीएनपी का फिगर इम्प्रूव होता दिखाई दे हमें, लेकिन साथ साथ उस कंट्री में पोल्यूशन बढ़े, ओवर क्राउडिंग हो, अर्बनाइजेशन हो, जनरली लोगों के पेन्स और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हो जाएं, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस नहीं कह सकेंगे, ठीक है। दूसरा इसका क्या ड्रॉबैक है? दूसरा ड्रॉबैक है कि दिस मेथड डज नॉट शो हाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल आउटपुट इज़ चेंजिंग with respect to quality and variety of goods। अगर आपकी जीएनपी बढ़ रही है तो वो नेसेसरीली ये शो नहीं करती कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इम्प्रूव हुई है कि नहीं और वैरायटी के एतबार से भी इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं। सेम प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही हों तो दैट इज़ नॉट नेसेसरीली डेवलपमेंट। तो ये पार्ट भी कैप्चर नहीं हो पाता इस तरीके से। तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या है? इफ़ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीएनपी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, then rise of GNP will not be actually showing improvement in the living standard of the people। अब अगर आपकी रियल GNP बढ़े लेकिन साथ साथ आपकी आबादी में, पॉपुलेशन में भी उतना ही इजाफा हो जाए जितना आपकी GNP बढ़ी, तो वो कोई एक्चुअल राइज नहीं होगा, वो रियल में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो लिविंग स्टैंडर्ड तो लोगों का ना बढ़ाना कि एक तरफ आपकी कंट्री जितना कमाए उसको उस कंट्री की इनकम को एब्जॉर्ब करने के लिए उतनी ही आबादी बढ़ जाए, तो ये पार्ट भी, ये एस्पेक्ट भी ये तरीका कैप्चर नहीं करता, ठीक है। तो ये इसके 2-3 ड्रॉबैक्स थे हमारे पहले मेथड के। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड है राइज इन पर कैपिटा रियल इनकम। अब इसको रियल पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो ये पर कैपिटा इनकम, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं आपको क्या होता है। पर कैपिटा इनकम ये होता है कि आप किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को या जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन पर डिवाइड कर दें तो वो पर कैपिटा इनकम आ जाती है, जिसको सिंपल अल्फाज में हम इनकम पर हेड कहते हैं, ठीक है। तो और इसमें से जब आप एडजस्ट कर लें इसको इन्फ्लेशन के लिए तो वो रियल पर कैपिटा इनकम बन जाती है। रियल पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब रियल पर कैपिटा इनकम के फेवर में काफ़ी इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो समझते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करने का बड़ा अच्छा एक तरीका है। उसमें हार्वे है, लेविंगस्टन है, रॉस्टो है, बैरन है और भी कुछ इकोनॉमिस्ट्स शामिल हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये रेफ़र करता है कि यूएनओ एक्सपर्ट्स इन देयर रिपोर्ट ऑन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव आल्सो एक्सेप्टेड दिस मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। हमारी बहुत सारी रिसर्च करने की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यूनाइटेड नेशंस भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे रिसर्च करता है। तो यूनाइटेड नेशंस हर साल एक रिपोर्ट जनरेट करता है, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो वो भी इस तरीके को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसके भी कमज़ोरियाँ या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हमें मालूम हैं, लेकिन यूएनओ भी इसको इस्तेमाल करता है। अब इस इशू में या इस कॉन्सेप्ट में क्या ड्रॉबैक्स हैं? इफ़ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री राइजेस फास्टर देन इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम, we will have to say that there is no economic development। ये भी पिछले वाले नंबर 1 पॉइंट से दूसरे से मिलता जुलता है, जो पिछले टॉपिक का था कि अगर आपकी आबादी
ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है और आपकी पर कैपिटा इनकम उसको कैच नहीं कर पा रही, और आप सिर्फ रियल पर कैपिटा इनकम को देख के खुश हो जाएं कि ये तो ज़्यादा बढ़ रही है लिहाजा मुल्क तरक्की कर रहा है, तो वो अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं शो हो रहा, जहाँ पे आपकी आबादी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये एस्पेक्ट, ये पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता। अब दूसरा आपका इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि इन दिस मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट हैज़ बीन इग्नोर्ड। इफ़ नेशनल इनकम गोज़ अप but there is unequal distribution of income among different sections of society, in that case rise in national income will be meaningless। देखिए, हम डेवलपमेंट तो तब असल मानों में होगी जब आपकी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। अगर आपका कोई एक ख़ास तबका, एक ख़ास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिच होता जाए या उनकी उनकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ती जाए, तो ये असल में डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक ख़ास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज़्यादा कमाने लग जाए तो आपकी रियल पर कैपिटा इनकम का फिगर तो बड़ा आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी क्या होगी कि उसमें बाकी जो सेक्टर्स ऑफ हैं वो उनको इनकम नहीं गई, एक ख़ास सेक्शन को गई है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस बन जाएगा। अब तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वेयर पर कैपिटा इनकम इज़ रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज कंट्रीज़ देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, poverty and income inequalities. This cannot be regarded as development। ये कुछ पिछले वाले पॉइंट से मिलता जुलता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ की इकोनॉमी में ऐसा बिल्ट इन मैकेनिज़्म हो चुका होता है कि उनकी जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो किसी तरीके से साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, क्योंकि यूजुअली इन कंट्रीज़ में इनकी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बड़ी स्पीडीली ग्रो कर रही होती है। ठीक है, वहाँ पर पावर्टी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर वही बात है कि कंट्री इतना कमा तो नहीं रही होती जितना वो ग्रोइंग पॉपुलेशन पर स्पेंड कर रही होती है। तो वहाँ पे एक तरफ तो पर कैपिटा इनकम अगर राइज शो कर भी दे तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं वो ये हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी और इनकम इनइक्वालिटीज़। यहाँ यानी कि वहाँ पर भी कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं वो ज़्यादा कमा रहे होते हैं, तो इस चीज़ को ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आखिरी पॉइंट है इसका, द डेटा ऑफ पर कैपिटा नेशनल इनकम इज़ ऑफन इनएक्यूरेट, misleading and unreliable because of imperfections in national income data and its computation. That's why per capita real income cannot be free from weakness। अब देखो, अब जब पर कैपिटा रियल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है तो उसमें नेशनल इनकम या जीडीपी का फिगर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉमिनल सेंस में कह लें या आप रियल सेंस में कह लें। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अपने प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब आपके स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज़ ये डाटा कलेक्ट करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक दो चार अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो इशू आता है कि जो अनपेड सर्विसेज हैं उनका हिसाब नेशनल इनकम में नहीं आता, जिनको हम कहते हैं नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन। फिर जो आपका स्टाफ डाटा कलेक्ट कर रहा होता है वो कभी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होता, तो उनसे बहुत सारे एरर्स कमिट होते हैं डाटा कलेक्शन में। फिर आपके स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि आपको चाहिए होता है फर्दर डाटा कलेक्शन के लिए वो अपडेट नहीं होता, तो आप एक नई चीज़ डेवलप करें ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग ओल्ड विच इन इट सेल्फ इज़ नॉट अप टू डेट, तो आपका जो तीसरा फिगर जनरेट होगा वो डेफिनेटली कमज़ोर होगा। दूसरा, आपकी लोग अक्सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली नहीं बताते। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम के फिगर की कैलकुलेशन में बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं। अब नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कमज़ोरी रह जाए और उसी की बेस पे रियल पर कैपिटा नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करें
तो क्या होगा, वो भी सही पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करेगा। इसलिए कहा है यहाँ पे कि इट कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम वीकनेसेस। लेकिन जो रेड पार्ट मैंने हाईलाइट किया है वो इसलिए किया है कि डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स इन द मेजर ऑफ रियल पर कैपिटा income, many countries have adopted this measure as an indicator of economic development, which means that countries know these and many other drawbacks of this method, but they still use it as an indicator टू शो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर भी इसका इस्तेमाल जारी है, कंट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं, अपनी कंट्री का डिफरेंट सालों में भी देखने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और आप एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए भी ये फिगर इस्तेमाल होता है। थर्ड है आपका इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब कुछ इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनके मुताबिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होती है जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। अकॉर्डिंग टू देम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ ब्रॉडर सेंस इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन लिविंग कंडीशंस, कि जब तक ह्यूमन लिविंग कंडीशंस में कॉम्प्रहेंसिवली इन डिटेल छोटी छोटी बातों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी लोगों की लिविंग कंडीशंस में, इसके बगैर आप डेवलपमेंट को नहीं नाप सकते। Therefore, to judge how economic life of people has been affected by economic development, they use social indicators which relate to conditions about health, food, education, employment, housing, communication, life expectancy, infant mortality rate, working hours, energy consumption, social securities, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है, एट्सेट्रा। इन सब इंडिकेटर्स की मदद से, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से आप उसको फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स कंपेयर करके हम देखते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक फ़िगर आता है आपके पास ना, और वो फिगर किन चीज़ों से बन के किन इंडिकेटर्स से मिलकर बनाया जाता है, वो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंशन जो किए हैं, हेल्थ, फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की फिगर्स को कंपाइल करके फिर इनकी मदद से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक, लेट मी ओपन अ वेबसाइट एंड टेल यू, गिव यू एन आइडिया। डिफरेंट सोर्सेज से आपको डिफरेंट तरीके से पता चल सकते हैं। देखें, ये जो मैंने यहाँ पे साइट ओपन की है, इसमें कंट्री वाइज इन्होंने तकरीबन, इफ़ आई टेक स्क्रॉल माय स्क्रीन डाउन, तकरीबन ये 82 कंट्रीज़ को इन्होंने रैंक किया हुआ है, ठीक है, और इसकी इंडेक्स भी दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का रैंक यहाँ पर 62 आ रहा है, ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 105.09। तो यहाँ और इसी साइट में अगर मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, ये एशिया के हम देखें, और एशिया में फर्दर पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करना चाहें, ये देखें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, ये हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। मैंने आपको कहा था ना कि कंपैरिजन आप एक कंट्री का अब उसका ख़ुद का पिछले सालों से कर सकते हैं, या एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये क्रॉस कंट्री कंपैरिजन है, और वो भी आपके जोग्राफिकल रीजन में जो कंट्रीज़ फॉल कर रही हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इंडिया का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हमसे थोड़ा सा बेहतर है, 105.86। फिर हमारे इस अपने रीजन में हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में हम किस पे थे,
62 था गालिबन, ठीक है। फिर श्रीलंका लाइज बिलो अस विद 80.36, देन इज़ ईरान एंड देन इज़ बांग्लादेश। और यहाँ पर देखें ये इन्होंने पूरा आपको ये रीजन बताया हुआ है कि ये कौन से रीजन को शो कर रहे हैं। सो आई जस्ट ओपन दिस अप टू शो कि इस तरह ये लाइफ इंडिसेस शो होते हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। ऑफ कोर्स आप आंसर में ये पूरी साइट तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया उससे आपने क्या सीखा कि भाई अपने अपने रीजन में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और जो तीसरे नंबर पे जो कंट्री थी आप उनका बता सकते हैं, और साल भी मेंशन करना होता है। आई थिंक जो मैंने अभी क्लोज़ किया है वो 2019 का था। इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन ऑलवेज चेक दिस साइट एंड मेक अ करेक्शन। अब फोर्थ तरीका जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का, वो है इकोनॉमिक वेलफेयर को हम मेजर कर लें, ठीक है। अब इकोनॉमिक वेलफेयर के बजाते खुद दो मीनिंग्स हो सकते हैं। When there is an equal distribution of national income among all the sections of the society, यानी आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं या डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, अगर उन सब में फ़्लो ऑफ इनकम जो है वो इक्वल जा रहा है तो ऑब्वियसली वेलफेयर के एतबार से वो बहुत ही डिज़ायरेबल जो है टारगेट होगा, ठीक है, या वो डिज़ायरेबल बात है कि सारे सेक्शंस में फ़्लो ऑफ इनकम एक जितना हो। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी कमा रहे हों, एग्रीकल्चर भी कमा रहा हो, बैंकिंग सेक्टर भी कमा रहा हो, ट्रेड एंड कॉमर्स भी कमा रहा हो, सारे सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी सेक्शंस जो हैं वो इक्वल इनकम कमा रहे हों। और दूसरा मतलब अक्सर जो इकोनॉमिक वेलफेयर का लिया जाता है वो परचेजिंग पावर से रिलेटेड है, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज़ अप देयर इज़ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। परचेजिंग पावर मनी की कब ऊपर जाती है? जब आपकी अपनी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही होती है, जब आपकी अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही होती है, ठीक है। और अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ने से जनरली आपकी सोसाइटी में प्राइस स्टेबिलिटी आती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक वेलफेयर कैन इंक्रीज, आई एम रीडिंग द हेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर कैन इंक्रीज द प्राइस स्टेबिलिटी इफ़ प्राइस स्टेबिलिटी इज़ इंश्योर्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के ये दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो ये कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो और परचेजिंग पावर ऑफ मनी की ऊपर चढ़ जाए, बेहतर हो जाए। अब इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बूस्ट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्राइस स्टेबिलिटी। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा। कि इकोनॉमिक वेलफेयर अगर इन दो चीज़ों के एतबार से बेहतर हो रही है तो इसका मतलब यही होगा कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो बाज़ इकोनॉमिस्ट्स इकोनॉमिक वेलफेयर को देखते हैं और फिर उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी को इस्तेमाल करने के भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ ड्रॉबैक्स में मेंशन किए हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इन ऑर्डर टू असेस इकोनॉमिक वेलफेयर इट इज़ एसेंशियल टू नो द नेचर ऑफ नेशनल इनकम एंड द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आपको नेशनल इनकम की नेचर बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक बजाते खुद एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसकी नेचर क्लियर होनी चाहिए। और नेशनल इनकम के कंपैरिजन में सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक सोसाइटी बेयर करती है, ठीक है। अब पोल्यूशन वगैरह वगैरह जो और पिछले एक टॉपिक में मैंने आपको बताई, ये सोशल कॉस्ट सारी होती हैं प्रोडक्शन की, ये आपकी असेस होनी ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर। जबकि होता क्या है कि वी फेस लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ वाइल एस्टिमेटिंग दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो मैंने आपको बताया कि जब आपके नेशनल इनकम को कलेक्ट करने जाते हैं तो 100 प्रॉब्लम्स का सामना होता है, ठीक है, फ्रॉम द जो कलेक्टिंग पार्टी होती है वो भी और जिसने इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो भी।
ठीक है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको मेजर करना बजाते खुद बहुत मुश्किल है, ठीक है, या उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो इसलिए हम उनको प्रॉपरली नाप नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ एन अकाउंट ऑफ दिस रीज़न दैट मैनी इकोनॉमिस्ट्स डू नॉट कंसिडर इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि भाई दो चीज़ें की हमें ज़रूरत होती है, नेशनल इनकम की नेचर पर डिपेंड करता है और सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, ठीक। अब सोशल कॉस्ट हो या नेशनल इनकम हो, ये कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इन बातों की वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट्स ये कहते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लियर अंदाज़ा नहीं लग सकता। दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो ये है कि ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर विच कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। वेलफेयर एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ठीक है। कब दो इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक कभी भी वेलफेयर का कॉन्सेप्ट सेम नहीं हो सकता। एक कहेंगे, एक अगर इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि एक फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन आपकी वेलफेयर बढ़ाएगी, तो दूसरा इकोनॉमिस्ट उसकी पोल्यूशन और उसके वर्किंग आवर्स का अंदाज़ा लगा के ये कह सकता है कि नहीं, ये इससे तो इसकी बहुत बड़ी सोशल कॉस्ट्स हैं, इससे बजाय इसके कि इकनॉमिकली आप वेलफेयर नहीं होंगे, उल्टा आप डिटोरिएशन की तरफ जाएंगे सोसाइटी के लिए। तो दो इकोनॉमिस्ट्स कभी भी आपस में एग्री नहीं करते, लिहाजा इस वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे बजाते खुद ही एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, तो इसको आप एज अ सेफ मेजर ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं ले सकते। और फिर वही लिखा हुआ है कि ऑल्सो वेलफेयर इज़ अ रिलेटिव टर्म विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हर बंदे के एतबार से वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। कभी कभी आप कंपेयर करते हैं और आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। अब कंपैरिजन दो तरह का हो सकता है। कंपैरिजन आप विद इन द कंट्री भी कर सकते हैं और कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन्स किस तरह हो सकते हैं? अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है आपको, देखें ऊपर लिखा है टू कंपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ओवर टाइम we will have to consider the long period and divide it into different phases. For instance, national income in 1990 is rupees 1000 crore, which rose to 1200 crores in 95 and 1800 crores in 2000। ये एक बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है, ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं कि आप किसी कंट्री की भी नेशनल इनकम को अगेंस्ट टाइम आप प्लॉट कर लें, ठीक है। और जो मैं आपको पिछले टॉपिक्स में भी कहती रही हूँ कि एक कंट्री की डिफरेंट टाइमिंग्स में आप उसको नोट कर लें, आप उसको ग्राफ आउट कर लें या आप उसको टेबल की फॉर्म में देख लें, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंट्री में डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। अगर अब ये एक्चुअली में किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्राफ होता या उसकी नेशनल इनकम को शो कर रहा होता, तो ये तो राइजिंग ट्रेंड है इसका, द ग्राफ इज़ गोइंग अप टिल द किंक, ओके, इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप थ्रू आउट बट टिल द किंक इट इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। तो हम कह सकते थे कि 1975 तक इस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी स्पीडी रही है और उसके बाद भी 75 टू 2000 भी बहुत रही है, लेकिन उसकी पेस जो है वो थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि आप देखें कि इसका स्लोप थोड़ा सा फ्लैट हो गया है इस किंक के बाद। इस तरह भी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ विद इन द कंट्री, एक अपना ही कंट्री का आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन भी हो सकता है, ठीक है। हम पिछले टॉपिक्स में ये करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैं अभी आपको अलग से बता रही हूँ। अब इन दिस फिगर time is shown on the horizontal axis and national income on the vertical axis. The curve PP depicts the path of development showing rise in income of a country. MM curve shows the path of development of country बी। सिर्फ कंट्री ए और कंट्री बी की मुख्तलिफ सालों में
नेशनल इनकम्स को प्लॉट किया गया है, फिर उनको एक स्मूथ कर्व के साथ जॉइन कर दिया गया है, और फिर उसको कहा गया है कि ए कर्व कंट्री ए की पाथ शो कर रहा है और बी कर्व जो है वो कंट्री बी की कर रहा है। आप इस तरह बहुत आराम से पाकिस्तान की यूएस के साथ कर सकते हैं, पाकिस्तान की जापान के साथ कर सकते हैं, और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ करना चाह रहे हैं विद इन द सेम रीजन, आप पाकिस्तान की इंडिया के साथ कर सकते हैं, ईरान के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थ्रू आउट इस डायग्राम को इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि थ्रू आउट इस ग्राफ में कंट्री बी की जो है दैट इज़ एम पाथ जो है वो हमेशा ऊपर रही है, लेकिन ई पॉइंट इंटरसेक्शन के बाद कंट्री ए की पाथ जो है वो ऊपर चली गई है, यानी पीरियड 5 में, दिस कैन बी एनी ईयर, कंट्री ए तरक्की करके आगे निकल गया है कंट्री बी से। सो ये तरीका भी यूज़ होता है। ये तरीका बेसिकली एक सब टॉपिक है जो हर मेथड में हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैंने आपको अलग से एक करके दिखा दिया।